गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मनी स्टडीज़ क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अन्य दिनों की तरह आज फिर से हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़ा धक्का ऑब्लिक प्रबल प्रयास का सिद्धांत बिग पुश थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आर रॉडन के द्वारा किया गया। स्टेटमेंट बी, इसका उद्देश्य विकसित अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। स्टेटमेंट सी, इस सिद्धांत के अनुसार निवेश हमेशा निम्नतम स्तर से कम होना चाहिए। स्टेटमेंट डी, यह बड़े स्तर पर विनियोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों को बाय मिस्टेक बिग पुश थ्योरी की जगह बिग पशु थ्योरी लिख दी थी, इसलिए आप लोग आज इसे निश्चित रूप से सुधार लेंगे और पशु की जगह पुश कर देंगे। जब भी आप किसी मॉल में जाते होंगे, शीशे का दरवाजा लगा रहता है और उस दरवाजे पे लिखा होता है पुश। पुश मीन्स धक्का। तो बिग पुश थ्योरी, बड़ा धक्का ऑब्लिक प्रबल प्रयास, इसका हिंदी अर्थ होता है। ओके, रॉजस्टिन रॉडन के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। रॉजस्टिन रॉडन को आर रॉडन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी सिद्धांत का कुछ मुख्य उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। तो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट आर रॉडन के द्वारा इस सिद्धांत के प्रतिपादन का मुख्य उद्देश्य था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, न कि विकसित अर्थव्यवस्था को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आइए जरा समझ लेते हैं अल्प विकसित, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के संबंध में। इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या फर्क होता है? तो जो विकसित अर्थव्यवस्था होता है वह अपने आप में आत्मनिर्भर होता है, यानी वहां प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, मांग, गरीबी, बेरोजगारी नहीं के बराबर होता है। वहीं अगर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसका मतलब यह होता है कि वह उस अर्थव्यवस्था में, उस देश में प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, मांग, बचत, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। इसी स्थिर बनी हुई अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आर रॉडन के द्वारा बड़ा धक्का का सिद्धांत, या फिर यूं कह लें प्रबल प्रयास का सिद्धांत दिया गया, जिसे अंग्रेजी में बिग पुश थ्योरी कहा जाता है। ओके, अगर स्टेटमेंट सी की बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार निवेश हमेशा निम्नतम स्तर से अधिक होना चाहिए, कम नहीं। क्योंकि निवेश अधिक होगा तभी तो अर्थ
अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों का विकास होगा और मांग बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था जो स्थिर बनी हुई है वह आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। निवेश जो है हमेशा अधिक होना चाहिए। यह बड़े स्तर पर विनियोग को बढ़ावा देता है। विनियोग का मतलब होता है निवेश। लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को यह बढ़ावा देता है। जब लार्ज स्तर पर इन्वेस्टमेंट होगा इससे इंडिविजिबिलिटी उत्पन्न हो जाता है, यानी अविभाज्यता की प्राप्ति होती है। इंडिविजिबिलिटी और विभाज्यता का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि जब भी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जाए, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, चाहे वह इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, यानी किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वह टुकड़ों में ना कर करके हमेशा अधिक की जाए। इसको आप एग्जाम्पल से यूं समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, उद्योग लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी? जिसमें इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको रोड की जरूरत होगी। तो रोड को बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाए वह पूरा किया जाए। मान लीजिए कि सरकार के द्वारा रोड बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का जो है यह बजट रखा गया और रोड बनाया जा रहा है। रोड बनाते बनाते मान लीजिए 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया, ओके, और इस रोड को अधूरा ही छोड़ दिया गया। तो इससे क्या होगा कि 100 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जो रोड बना उसका फायदा नहीं मिल पाया जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, और यहाँ पर 100 करोड़ रुपया भी हमारा व्यर्थ में चला गया और लाभकर हो गया, इससे कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए इस सिद्धांत में इंडिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस परियोजना के लिए जितना पैसा दिया गया है उसका अधिकतम निवेश हो, जिससे बचत को, मितव्ययिता को बढ़ावा मिले। ओके, ओवरऑल यूं कह लें इंडिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि इकोनॉमी में किसी भी चीजों को टुकड़ों में ना करके बड़े स्तर पर की जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दीपावली घोषणा पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन नंबर ए स्वशासन / डोमिनियन, बी संवैधानिक शासन, सी तानाशाही शासन एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध स्वशासन यानी डोमिनियन स्टेट से है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, 102वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। मैं पिछले क्लास में भी स्टेटमेंट के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट्स को बताई थी, आप वहां से भी इसे समझ सकते हैं। 102वां संविधान संशोधन ही 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 4,
इनमें से कौन भित्ति चित्र के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर ए अजंता एवं एलोरा, बी लेपाक्षी मंदिर, सी बाघ गुफा एंड डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी भित्ति चित्र के उदाहरण है। मैं आप लोगों को बता दूं कि लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1974, बी 1981, सी 1986 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु अधिनियम 1981 में पारित किया गया। पिछले क्लास में मैं 3 अधिनियम की चर्चा की थी। एक वायु प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974 एंड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आप लोगों को इन तीनों अधिनियम को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी क्या है? ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। 101 में संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया और जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 101 में संविधान संशोधन 2016 किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है 101वां संविधान संशोधन जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है और जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसके लिए भारतीय संसद द्वारा केंद्रीय जीएसटी विधेयक 2017 को पारित किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लियोनस कार्टियस, सी चैम्सफोर्ड एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में माना जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया और इसी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। इतना ही नहीं, इसी चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा जो विषय थे उन विषयों को उपवर्गों में विभाजित किया गया। वो थे आरक्षित और हस्तांतरित। इन तीनों मुख्य पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गांधी जी एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे,
जिसमें से BR अंबेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व किस समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई दो। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहली बात तो संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया और उस जनसंख्या को 3 भागों में विभाजित किया गया और उन्हीं 3 समुदायों की जनसंख्या को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। वे 3 कौन कौन से हैं? तो सामान्य वर्ग, दूसरा मुस्लिम समुदाय और तीसरा सिख। इन्हीं तीनों समुदायों की जनसंख्या के आधार पर संविधान सभा में प्रांतों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना, बी कैबिनेट मिशन, सी भारत शासन अधिनियम 1935 एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना 1945 के द्वारा अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? तो आपको ध्यान में रखना है 2 सितंबर 1946 को। बीपीएससी के एग्जाम में और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम मंत्रिमंडल में क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे और भी कई मंत्री थे जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए अब प्रत्येक दिन शाम 7 बजे क्लास लेकर आऊंगी। आप लोग खुद भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए, दोबारा से क्लास लेकर आने के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस क्लास मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।